हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत जबरदस्त चल रही होंगी। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, यानी क्लास नंबर 11 होने वाली है, जहां पे हम सीडीपी पेडोलॉजी को मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपसे फेस करेंगे। यानी जितने भी मैंने इससे पहले वीडियो दिए हुए हैं, सभी में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को देखा होगा तो आपको काफी ज्यादा मात्रा में सपोर्ट मिल गया होगा। यानी इस प्लेलिस्ट में हम सारे के सारे मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो हमने सीडीपी की प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां पे हमने टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को फिनिश किया है। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को देख लिया है तो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इस प्लेलिस्ट में हम सारे के सारे मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। देखो, मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक तैयारी आपकी बेहतर नहीं हो सकती है ना। देखो, सारे वीडियो जितने भी मैं वीडियो दे रहा हूं, चाहे वो हिंदी पेडोलॉजी को हो, चाहे वो साइंस पेडोलॉजी के हो, और चाहे वो सीडीपी के हो, देखो सीडीपी को मैं टॉपिक बाय टॉपिक बहुत अच्छे से फिनिश कर चुका हूं, और अभी हम मॉक टेस्ट को लेके चल रहे हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है, अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन बहुत ही बेहतर रहने वाला है आपके लिए। सारे क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूं बहुत ही बेहतरीन है और बार बार प्रीवियस में रिपीट हुए हैं। अगर आप पहली बार आए तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। देखो, मतलब हो सके तो यार तैयारी बढ़िया करना, बेहतर करना, और कंसिस्टेंसी से करना, लगातार करते रहो, है ना। क्योंकि एक बार सीटेड ऐसा एग्जाम है जहां पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप एक बार पास करके आसानी से रख दीजिएगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी होने वाली है ना। है वो तो पहले से चल रही है, आपको पता है कि ऐसा एग्जाम है जहां पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, एकदम आसान तरीके से पास कर सकते हो। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं, और अगर जनरल से हो तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं। 150 नंबर का पेपर होता है। पैटर्न को हम 2-3 वीडियो में ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप जाके पूरा जो पैटर्न है वो चेक करिए कि हमको पढ़ना क्या है ना। कि आपको पता तो होना चाहिए कि हमको चलना किस तरफ है। पता ही नहीं कि आपको रास्ता किधर जा रहा है, आप चल रहे हैं बस, है ना। तो सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप कंटिन्यूस अपने रास्ता पे चलेंगे, आपको सही डायरेक्शन पता होगी, है ना। चलिए, ओवरऑल कुछ 15 या 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास जो है, सारे क्वेश्चन बहुत बेहतर रहने वाले हैं। चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। देखो, एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, साथ साथ में कोशिश यही रहेगी कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको इजीली सॉल्व कर पाओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, यानी बच्चे जो होते हैं कब सबसे ज्यादा सीखते हैं, यानी बढ़िया तरीके से कब सीखते हैं, यानी उनकी नॉलेज अच्छे तरीके से कब होती है, कब वो बिल्ड करते हैं नॉलेज को बढ़िया तरीके से, क्या आप करवाते हो एज अ टीचर, आपको क्या करना चाहिए। लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में कि तर्क संगत से अनुभव जन्य की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। देखो, आपका नॉलेज है, या आप छोटे होते हो फिर धीरे धीरे बड़े होते हो फिर बड़े होते हो, यानी डेवलपमेंट की प्रक्रिया कैसे होती है उस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है ये। अब देखो, आप कोई भी छोटी चीज सीखते हो, बाद में उसका मुद्दा मतलब पहले क्या करते हो, शुरुआती लेवल में आप पहले सरल चीजों को सीखते हो, फिर थोड़ा धीरे धीरे करके उसका लेवल बढ़ाते जाते हो, है ना। फिर आप बड़ी बड़ी चीजों को सीखते चले जाते हो। तो हमारी प्रक्रिया क्या चलती है कि हम सरल से जटिल की ओर चलते हैं। कैसे? सरल चीजें, फिर उसके बाद थोड़ी कठिन चीजें, फिर और कठिन चीजें, ऐसे हम सीखते हैं। यही हमारी डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। तो वही है कि बच्चे प्रभावी ढंग से तभी सीखते हैं जब पहले आप छोटी चीजों को सिखाओगे, फिर धीरे धीरे करके उनका लेवल बढ़ाते हुए आप बड़ी चीजों को सिखाओगे। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन तो तर्क संगत की बात यहाँ पे करी नहीं गई। यहाँ पे तर्क संगत पहले करवाने लगोगे तो बच्चा क्रिएटिव ढंग से कहां सीख पाएगा। है हमारे पास है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी पहले चीजें जो हैं आप हल्की फुल्की सिखाओगे, जिनमें आसान सी चीजें हैं, और फिर उसके बाद में उसका लेवल बढ़ाते हुए चीजों को आप बढ़ाते हुए चले जाओगे। समझ गए? आई होप। देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल बात बोली गई थी कि पहली चीजें आप सामान्य सिखाओगे और फिर बाद में उनकी जटिलता को बढ़ाते चले जाओगे, यानी उनका लेवल बढ़ाते चले जाओगे। समझ गए? होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहे हैं, समझते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात बोली गई है, पढ़िएगा और जवाब जरूर दीजिए कि इसका आंसर क्या है। चलिए, लिखा हुआ है कि किसी भाषा के स्वीकार्य ध्वनि संयोजन उसके किसमें निर्दिष्ट होते हैं, यानी किसी भाषा के स्वीकार्य ध्वनि संयोजन, यहां पे किसकी बात हो रही है, यानी लैंग्वेज के जो ध्वनि संयोजन होते हैं उनकी बात हो रही है। किसमें निहित होते हैं? क्या ये व्याकरणिक में होते हैं, वाक्य विन्यास में होते हैं, विभक्ति में होते हैं, ध्वन्यात्मक होते हैं? बताइए किसमें होते हैं? फोनोलॉजिकल, यानी ध्वन्यात्मक में होते हैं। किसमें भाई? यहाँ पे ध्वनि संयोजन की बात हो रही, तो ऑब्वियसली ध्वन्यात्मक होगा, फोनोलॉजिकल होगा, है ना। ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की है। मैं अपने पास से कुछ भी आपको ऐड करके नहीं बता रहा हूं, और ज्यादा ना तो मैं आपको बोर होने देता हूं, इसलिए मैं छोटे छोटे सेशंस दे रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी आपकी सीटेट जो है इस बार आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा डी, हम जाएंगे डी के साथ में। डी आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, डिसलेक्सिया के बारे में बात बोली गई है यहाँ पे। अब देखो, डिसलेक्सिया से रिलेटेड बात आ गई तो आपको पहले क्लियर हो गया होगा कि लर्निंग अक्षमताएं होती हैं। क्या होती है? लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं।
डिसलेक्सिया होती है, डिस्प्रैक्सिया होती है, डिसकैलकुलिया होती है। ये लर्निंग अक्षमताएं होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जहां पे बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम आती है। अब देखो, डिसकैलकुलिया होता है, कैलकुलेशन से प्रॉब्लम होती है, जहां पे बच्चे को गणित की चीजें कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है, यानी गणित में उनको प्रॉब्लम होती है मान लीजिएगा। डिस्प्रैक्सिया समझने से होता है, डिसलेक्सिया जो होता है पढ़ने से होता है, यानी अलग अलग चीजें होती हैं, ये लर्निंग विकार होते हैं। चलिए अब डिसलेक्सिया की बात करें तो ये क्या होता है। देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक मनोवैज्ञानिक विकार है। मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। ये बात एकदम गलत है। डिसलेक्सिया आवेग और आवेग के कुछ अभाव के लिए कुछ भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 में बी में लिखा हुआ है कि एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां हैं। ये भी नहीं होता इसमें डिसलेक्सिया में। एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्कूल पेशी बाधिता है। ऐसी कोई बात नहीं हो रही। देखो जब भी डिसलेक्सिया की बात आएगी तो एक तंत्रिकीय विकार है जिसका संबंध पढ़ने में होता है, यानी डिसलेक्सिया एक ऐसी अक्षमता है जहां पे बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है ना। पढ़ने से पठन संबंधी विकार है डिसलेक्सिया जो है, वो एक पठन संबंधी विकार है। जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा, कभी भी गड़बड़ हो ही नहीं सकता। 110% सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बहुत इजी है क्वेश्चन और कई बार सेटर में रिपीट हुआ है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाक से कमेंट करके। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि एक शिक्षक अंग्रेजी गद्य को जोर से पढ़ते समय एक बच्चे के उच्चारण में कठिनाई की पहचान करता है। यानी टीचर जो है मान लीजिए कोई कहानी को डिस्कस कर रहा है, गद्य पढ़ रहा है, गद्य में क्या होती है, कहानियां वगैरह होती है। तो क्या हो रहा है, जब टीचर ने गद्य को एक्सप्लेन किया होगा, पढ़ रहा होगा, उस टाइम उन्होंने नोटिस किया कि एक बच्चा जो है जिसके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, बच्चे को कठिनाई हो रही है, और इस बात की टीचर ने पहचान करी, आकलन किया कि बच्चा कहां पे अटक रहा है। तो टीचर को पता चला कि बच्चे को उच्चारण करने में, प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आ रही है। तो इसे क्या कहा जा सकता है, क्या सीखने का आकलन हो रहा है, यहाँ पे सीखने के लिए मूल्यांकन हो रहा है, योगात्मक मूल्यांकन हो रहा है, नैदानिक परीक्षण हो रहा है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि टीचर ने गद्य को पढ़ाया है, गद्य को पढ़ा रहा है, और वहां पे उन्होंने नोटिस किया है कि बच्चे को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है। मतलब उन्होंने आकलन किया, मूल्यांकन किया है कि बच्चे की कहां तक बच्चा सीख चुका है और कहां पे उसको दिक्कत आ रही। तो ये है सीखने के लिए मूल्यांकन। क्या सीखने के लिए, कि हमारी डेवलपमेंट की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है और हमेशा हम सीखते रहते हैं, ये बात क्लियर है इतनी। चलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे और समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फटाक से कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र की अवधारणा से मेल नहीं खाता। यानी हमसे यहाँ पे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि क्या बात यहाँ पे गलत है, यानी शिक्षा शास्त्र की अवधारणा से मेल नहीं खाता है। निगेटिव पॉइंट क्या है, देखो शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं से संबंधित है। बिल्कुल सही बात भाई, शिक्षा शास्त्र की बात हो रही है, शिक्षण शास्त्रीय विधियों की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बच्चे से रिलेटेड है। यानी बच्चे को जैसी आवश्यकता होगी वैसे आप पढ़ाओगे, उनके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, ठीक बात है। ऑप्शन नंबर 1 बी में लिखा हुआ है कि शिक्षा शास्त्र सांस्कृतिक प्रभाव के संदर्भ में उदासीन है। मतलब शिक्षा शास्त्र जो होता है सांस्कृतिक प्रभाव, यानी जो हमारा समाज है, जो हमारा एनवायरमेंट है, वो बिल्कुल उदासीन है। यानी बच्चा जो होता है, बच्चे के डेवलपमेंट में, यानी उसके विकास की प्रक्रिया में एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है, मतलब उदासीन है, ऐसा आप कहोगे। ये बात एकदम गलत है। हमें मालूम है हमारे विकास की प्रक्रिया में हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का बराबर बराबर योगदान है, केवल एक को आप प्रायोरिटी नहीं दे सकते, है ना। तो ये तो बात गलत हो गई भाई, यही निगेटिव पॉइंट है। फिर भी देख लेते हैं आगे क्या बोले जा रहे हैं कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन के साथ शिक्षा शास्त्र में परिवर्तन होता है, ठीक बात है। ये भी शिक्षा शास्त्र प्रकृति में विकसित हो रहा है, ठीक बात है। ये भी हमारे पास एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि शिक्षा शास्त्र सांस्कृतिक प्रभाव के संदर्भ में उदासीन। उदासीन क्यों होगा भाई, वहां पे वो पार्टिसिपेट करता है, बच्चों की भूमिका में, बच्चों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी कोई भूमिका नहीं होती सांस्कृतिक प्रभाव की, है ना। हमें मालूम है, हम अपने से बड़े लोगों का, चाहे वैगोत्स्की की बात करें, हर किसी साइंटिस्ट की बात ले लीजिएगा, सभी ने, जैसे स्किनर ने बोला है कि बच्चा जो होता है अपने से बड़ों का अनुकरण करके सीखता है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि मोर नॉलेजेबल देन अदर, जो हमसे ज्यादा जानकार होता है उनसे कुछ हम सीखते रहते हैं, है ना। हमेशा लोग यही देखो हमें मालूम है कि हमें जहां हम रहते हैं उसका हमारे जीवन में योगदान है, जिसके जैसे हमारे आसपास के लोग हैं उनका भी हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो जैसे होते हैं हमारा नेचर भी वैसे ही थोड़ा बहुत हो जाता है ना। चलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे। देखो आप टीचिंग ट्रेनिंग कर चुके हो मेरे यार, इतनी समझ तो आपके अंदर होगी कि ये नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, पेडालॉजिकल क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो आंसर जो है इजीली आप पहुंच सकते हो आंसर तक। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या मानव जीवन की एक निश्चित अवधि तक समान रहने वाला माना जाता है। यानी मानव जीवन में कह रहे हैं कि निश्चित अवधि तक कौन सी ऐसी चीज है जो मानव जीवन में समान, निश्चित बोली गई मतलब निश्चित अवधि तक समान रहती है। क्या वो मानसिक आयु है, कलानुक्रमिक आयु है, बुद्धि लब्धि है, या शरीर की ऊंचाई। देखो ये एमपीटेट में पूछा गया था, मैंने क्वेश्चन कुछ उठाए हुए हैं एमपीटेट के, तो यहाँ पे आंसर की तो आ चुकी थी, बताया गया है उसमें। देखो कभी कभी किसी सेट में बुद्धि लब्धि को भी बोल दिया गया, शरीर की ऊंचाई, लेकिन हम जाएंगे शरीर की ऊंचाई तक। भाई ये एक सीमित समय होता है जब तक ही होती है। मानसिक आयु आप मैच्योर तो अच्छे टाइम जैसे जैसे आपको समझ आती रहती है वैसे आप मैच्योर होते रहते हो। है क्या लिखा हुआ है, कलानुक्रमिक आयु, ये भी आती रहती है। बुद्धि लब्धि, जैसे जैसे चीजें समय बढ़ता है वैसे वैसे आप चीजों को देखते हो, अनुकरण करते हो, समझते रहते हो। लेकिन शरीर की लंबाई जो है वो एक निश्चित समय तक फिक्स रहती है, उसके बाद में आप जीवन पर्यंत बढ़ते नहीं रहोगे, आपके शरीर की लंबाई हमेशा बढ़ती नहीं रहेगी, है ना। तो यही बात यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन की एक निश्चित अवधि तक समान रहती है, क्या, शरीर की ऊंचाई। हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे चलेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा। चलिए पढ़िए जरा। अब यहाँ पे ब्रूनर से संबंधित बात आ गई। ब्रूनर के अनुसार बढ़ते क्रम में सीखने की अवस्थाएं क्या होती हैं। चलिए ये तो आप बता ही लोगे, मुझे लग रहा है बहुत इजी है। चलो बताओ। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि ब्रूनर के अनुसार बढ़ते क्रम में सीखने की अवस्थाएं क्या हैं। देखो पहले दिया हुआ है ऑप्शन नंबर हमने कि पहले सक्रिय होगा, प्रतिष्ठित होगा, प्रतीकात्मक होगा। देखो पहले नंबर में हर एक बच्चा, चाहे कोई भी बच्चा हो, पहले सक्रिय होगा, थोड़ा एक्टिव होगा, फिर उसके बाद में वो इमेजेस को देख देख के सीखेगा, उसके बाद में आप सिंबल भी दिखा दोगे तब भी सीख जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले सक्रिय कहाँ पे है, इन तीनों में सक्रिय तो है नहीं, पहले हमारे पास एक ही बचा हुआ है सक्रिय है। सबसे पहले बच्चा थोड़ा सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, उसके बाद में वो इमेजेस के माध्यम से चीजों को सीखेगा, फिर उसके बाद में आप सिंबल भी दिखा दोगे तब भी वो सीख जाएगा। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो एकदम क्लियर है। पहले नंबर में सिंबॉलिक थोड़ी ना आ जाएगा, पहले नंबर में इमेजेस को दिखा के आप सीख जाओगे, सिखाने लगोगे। प्री ऑपरेशनल ये कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम करेक्ट है कि पहले बच्चा एक्टिव होगा, फिर वो इमेजेस को देख देख के यानी प्रदर्शन को देख देख के सीखेगा, फिर उसके बाद में आप सिंबॉलिक लैंग्वेज भी दिखाओगे तब भी वो सीख जाएगा आसानी से, है ना। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे और समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात बोली गई है इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखो लिखा हुआ है कि मूल्यांकन एवं आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुपयुक्त है। यानी मूल्यांकन एवं आकलन के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, यानी आप बच्चे को जांच रहे हो, उसका आकलन कर रहे हो कि बच्चा कितनी हदों तक सीख चुका है। यानी आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि हमने जो पढ़ाया हुआ है या मैं क्लासरूम में डिस्कस कर रहा हूं तो हमारे बच्चे का आकलन, यानी आकलन करने का मतलब यही होता है कि हम जांचते हैं कि बच्चा कहां तक सीख चुका है, उसका दायरा क्या है ना, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इस कथन का अनुपयुक्त यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुपयुक्त है, गलत कौन सा है, नेगेटिव पूछा गया हमसे। चलिए ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षणिक दोनों पहलुओं को शामिल करता है। एकदम सही बात है कि अगर आप कॉन्टिन्यूस और व्यापक मूल्यांकन करते हो तो शैक्षिक और शैक्षणिक दोनों पहलुओं में शामिल होता है और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि अगर आप साल भर पढ़ा रहे हो, साल के एंड में टेस्ट ले रहे हो तो बच्चों के लिए डेंजरस है। अगर आप उनको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के यानी चकिंग की प्रोसेस को लेकर जब आप एक कॉन्सेप्ट को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के सिखाते हो तो उसको चकिंग बोलते हैं। ये सीडीपी में पढ़ा चुका हूं इसमें, ठीक बात है, तो ये हमारे लिए ठीक बात है। चलिए आगे चलते हैं। निदान परीक्षण निवारण से संबंधित है, ठीक बात है, जब आप डायग्नोस करते हो विभिन्न दिशाओं में सीखते हो तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। सी में क्या बोला गया कि रचनात्मक मूल्यांकन कक्षा की स्थिति में अनुदेशात्मक प्रगति को नहीं मापता। योगात्मक मूल्यांकन का एक उपकरण है, ठीक बात है, ये भी सही है। देखो हमारे पास एक ही नेगेटिव लिखा हुआ है कि रचनात्मक मूल्यांकन यानी जहां पे बच्चा क्रिएटिव होगा, यहाँ पे क्रिएटिविटी वाली क्लास होगी, ऐसे में अनुदेशात्मक प्रगति को नहीं मापता है। क्यों नहीं मापेगा भाई, जब आप हर प्रकार की क्रिएटिव क्लासरूम है वहां पे अनुदेशात्मक प्रगति को क्यों नहीं मापेगा। आकलन हर तरीके की चीजों को माप सकता है ना, हर तरीके की चीजों को आप पता कर सकते हो मूल्यांकन के थ्रू। तो हमारे पास यही गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत गया है। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 को और बताइए कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। देखो बहुत जल्दी आज सेशन खत्म कर दिया मैंने, ओवरऑल कुछ 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि जब शिक्षार्थी दी गई जानकारी के भीतर सोचने का प्रयास करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। मतलब आपने कोई टॉपिक दिया हुआ है बच्चे को और बच्चा उस टॉपिक के अंदर ही सोच रहा है, मतलब उस टॉपिक के बाहर नहीं निकल पा रहा है कि उसके टॉपिक के बाहर भी जाके सोचे समझे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जो टॉपिक दिया गया है उसी के अंदर ही अपनी बातों को सोच पा रहा है। तो ये क्या है, ये कौन सा उपागम है।
चलिए, क्या ये मूर्त चिंतन है, अमूर्त चिंतन है, अभिसारी चिंतन है या अपसारी चिंतन है? देखो डायग्नोस्टिक या अभिसारी अपसारी की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे है मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन में क्या होता है कि बच्चा टॉपिक के अंदर ही सीखता है, यानी उसके अंदर ही समझेगा, सीखेगा जो आपने टॉपिक उसको दिया हुआ है, तो उसके बाहर जाने की वो कोशिश भी नहीं करता मूर्त चिंतन में। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। थोड़ा सा समझते रहना यार मेरे, पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपको पता है इतनी भारी संख्या में इतना ज्यादा क्या नाम कंपटीशन बढ़ रहा है, आप खुद देख रहे हो, रटने वाले लोग इतने ज्यादा लोग हैं। और मैं बिल्कुल भी कह रहा हूँ आपसे 100% कह रहा हूँ कि आप रोट मेमोराइजेशन पे बिल्कुल मत जाइए, जितना भी हो सके आप डे बाई डे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप चुपचाप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, चुपचाप अपना काम कर रहे हो, तो इवेंचुअली आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, है ना। आप दुनिया को मत देखो कि यार उसकी जॉब लग गई मेरी नहीं लगी। अगर आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करोगे, हो सकता मतलब वही है कि अगर आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, तो सक्सेस आपको मिलेगी जरूर, है ना। आज नहीं तो कल। बस अगर आप बंद कर रहे हो, मान लीजिए कल हो सकता है आपको सफलता मिल जाए और आज आप बंद कर रहे हो, है ना, तो काम करो, ज्यादा रिजल्ट पे फोकस ना करो। जब काम अच्छा करोगे, अपने वर्तमान को अच्छे से जियोगे, तो फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा आपका, है ना। अभी आप खेल कूद रहे हो, आसानी से एक पुड़िये की दुकान से निकल रहे हो, पान खा के निकल रहे हो, दिन भर अपना टाइम वेस्ट वहां पे कर रहे हो, समय ना अपने आप ऐसे गुजर जाएगा पंख लगा के। तो समय का सदुपयोग करो यार मेरे, हो सके तो टाइम की इंपॉर्टेंस को समझो कि टाइम क्या है, ये सब निकल जाएगा ऐसे ही, और मात्र आप सोचते रह जाओगे। फिर आप 30-40 साल के हो जाए तब कहते हो लाओ यार कुछ कर लेते हैं, समय तो सारा निकल गया। इस तरीके से आपको बाद में पछताना ना पड़े। अपने जीवन को गिल्ट में मत रखिएगा कि मैंने ये नहीं कर पाया, मैंने वो नहीं कर पाया, और मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने ये नहीं करा। ये चीजें सिर्फ बहाने हैं, करना चाहे तो इंसान सब कुछ कर सकता है अपनी मेहनत के थ्रू, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। देखो, लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा में न्यूनता आधारित दृष्टिकोण हतोत्साहित करने योग्य है। कह क्योंकि अब यहाँ पे हतोत्साहित यानी गलत बात पूछी गई हमसे। कौन सी गलत बात? देखो, समावेशी शिक्षा की बात करी जाए तो आप सभी को पता है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। मतलब जब आप एक ही क्लासरूम में डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे होते हैं, उनको सभी को साथ में लेके पढ़ाते हो, तो वो होती समावेशी शिक्षा। जब आप सभी को, किसी को सेपरेट नहीं कर रहे हो, मतलब सभी को एक साथ लेके चल रहे हो, उनके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो, तो वो समावेशी शिक्षा होती है। कह रहे कि इसमें न्यूनता आधारित दृष्टिकोण हतोत्साहित करने योग्य कौन सा है? देखो, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि यह शिक्षक को शिक्षार्थी की कमजोरी को दूर करने की अनुमति देता है। यह शिक्षक को आवश्यकता अनुसार शिक्षण सामग्री को समाप्त करने की अनुमति देता है। ठीक बात है भाई, बच्चे के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। यह शिक्षक को आवश्यकता अनुसार, ठीक बात है। यह शिक्षक को शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता को उचित महत्व देने का अधिकार नहीं देता है। यह शिक्षक को शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता को उचित महत्व देने का अधिकार नहीं देता है। यह शिक्षक को शिक्षार्थी की सीखने की क्षमताओं पर जोर देने का अधिकार देता है। ये भी बात ठीक है, लेकिन हमारे पास गलत क्या है? हतोत्साहित करने योग्य है। यह शिक्षक को शिक्षार्थी की कमजोरी को दूर करने की अनुमति देता है। भाई यहाँ पर भी बात एकदम ठीक बात बोली गई है कि यह शिक्षक को शिक्षार्थी की कमजोरी, भाई बच्चा कमजोर है उसको, मतलब देखो मैंने अभी बोला कि क्लासरूम में कैसा भी बच्चा बैठा हुआ है उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाओ, है ना। उसका आकलन करो कि बच्चे में कमी कहां तक रहेगी, तो उसकी कमजोरी को दूर कर पाओगे, है ना, जब आप जान पाओगे। ठीक बात है। हमारे पास एक ही बात गलत है कि यह शिक्षक को शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता को उचित महत्व देने का अधिकार नहीं देता। क्यों नहीं देगा भाई? यह अधिकार देता है कि टीचर जो है बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाए, बच्चे को कहाँ पे समझ में आ रहा है उनको महत्व दे। भाई बच्चा जो भी घर से लेके आया हुआ है, अपनी जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस से लेके आया हुआ है, जो भी सीख के आया है, उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना चाहिए। क्योंकि एनईपी ने भी बोला हुआ है कि क्लास 5th तक नहीं तो क्लास 8th तक बच्चे की मातृभाषा में ही सिखाओ आप, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओवर हियर जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, अब यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, जरा विचार करिए, बताइए आंसर इसका क्या होगा, फटाक से कमेंट करेंगे। चलिए बताइएगा। चलिए, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सभी व्यक्तियों के लिए विकासात्मक मील के पत्थर निश्चित और समान होते हैं। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है। ये बात एकदम सही है। मैंने अभी बताया था कि जो विकास की प्रक्रिया यानी डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो होती है वो आनुवंशिकी और पर्यावरण दोनों पर बराबर बराबर निर्भर होती है। यानी डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है एनवायरमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होती है। आप ये नहीं कह सकते केवल एनवायरमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या केवल हेरिडिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, दोनों का बराबर बराबर योगदान है। थर्ड में लिखा हुआ है कि परिपक्वता में विरासत में मिली जैविक क्षमता का प्रकटीकरण होता है। यानी आपकी मैच्योरिटी आ रही है, आप परिपक्व हो रहे हो, उसमें भी जैविक क्षमता यानी हेरिडिटी का थोड़ा बहुत महत्व है। ठीक बात है, ये बात भी अपने आप में एकदम करेक्ट है। हाँ, विकास पूरी तरीके से आनुवंशिकता, गलत बात है। विकास पूरी तरीके से आनुवंशिकता से नहीं,
पर्यावरण के द्वारा भी प्रभावित होता है, तो ये भी गलत हो गया। सभी व्यक्तियों के लिए विकासात्मक मील के पत्थर निश्चित होते हैं, ये बात एकदम गलत है कि सभी व्यक्तियों का विकास जो होगा एक साथ होगा। क्या ऐसा है? आप क्लास में 50 बच्चे बैठे हो, सभी लोग एक ही जैसे हो क्या? सभी का आईक्यू लेवल एक ही जैसा है? टीचर पढ़ाता है, सभी को एक ही बार में समझ में आ जाता है? ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान जो है उसका डेवलपमेंट जो है अलग-अलग तरीके से हुआ है। 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, जो भी हैं उनकी हाइट एक साथ नहीं बढ़ जाएगी, वो धीरे-धीरे करके बढ़ते हैं। कोई किसी की जल्दी बढ़ जाएगी, किसी की बाद में बढ़ेगी। यानी डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है वो सीक्वेंस में चलती है, यानी बच्चा पहले बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, ऐसे चलेगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सभी का समान होगा, है ना? तो हमारे पास कौन-कौन से सही है? सेकंड एंड थर्ड कहाँ पे दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है। सेकंड एंड थर्ड आंसर जो है एकदम राइट है, सी के साथ जाएंगे। सी जो है एकदम करेक्ट है। ओवरऑल आगे चलेंगे, समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िएगा जरा और जवाब जरूर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बात बोली जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे एक कथन दिया गया और एक कार्ड दिया गया। आपको पता है कि सिलेबस काफी दिनों से चेंज हुआ नहीं है, जिसकी वजह से क्वेश्चन पूछने का तरीका इन्होंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया। चलिए अब यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसका एक रीजन दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है बताओ कि दोनों एक दूसरे के लिए सही है या दोनों गलत हैं, या ए सही है आर गलत है, या ए सही है और आर सही है, दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए बताइए। स्टेटमेंट ए में लिखा हुआ है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पूरी तरह से शैक्षणिक उपलब्धियों और परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होता है। यानी अगर आप कंटिन्यू व्यापक मूल्यांकन करा रहे हो, टेस्ट वगैरह ले रहे हो, तो वहां पे क्या होगा कि ये मूल्यांकन जो होता है केवल परीक्षा परिणामों पर भी निर्भर होता है। ऐसा है क्या भाई? अगर आप वीकली टेस्ट ले रहे हो, मंथली टेस्ट ले रहे हो, तो इसका मतलब केवल यही थोड़ी ना कि आप केवल परीक्षा परिणाम पर ही केंद्रित कर रहे हो चीजों को, है ना? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है हर तरीके से बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव यानी हर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उनका टेस्ट भी ले रहे हो, उनका आकलन भी कर रहे हो, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, केवल परीक्षा परिणामों पर ही केंद्रित नहीं है ना? तो ये गलत हो गया हमारे लिए। कार्ड देते क्या लिखा हो? सीसीई छात्रों के समय विकास का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए रचनात्मक और योगात्मक दोनों मूल्यांकन शामिल करता है। ठीक बात है, हमारे लिए एकदम करेक्ट बात बोली गई है कि विकास की प्रक्रिया के लिए रचनात्मक और योगात्मक दोनों मूल्यांकन के लिए शामिल होता है सीसीई, है ना? चलिए तो रीजन सही है। क्या बोलेंगे? आर ए गलत है लेकिन आर सही है। क्या बोलेंगे? ए गलत है और आर सही है। डी एकदम राइट आंसर है, जाएंगे डी के साथ में। डी आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13th क्वेश्चन, और लास्ट है तो बता जरूर दीजिएगा मेरे भाई कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाक से कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ, फटाक से पढ़िएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है कि शोध से पता चलता है कि प्रकृति बनाम पोषण किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। यानी प्रकृति जो इन्वायरमेंट है वो किसी भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। ये मैं कई बार बता चुका हूं। देखो इसको मैं बार बार बता रहा हूं कि विकास की प्रक्रिया में इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का बराबर बराबर योगदान है। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि प्रकृति बनाम पोषण, यानी इस बात पे क्वेश्चन कई बार सीटेट में रिपीट हुआ है कि प्रकृति जो है यानी इन्वायरमेंट जो है व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अवधारणा को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है? चलिए ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक बच्चे को उच्च बुद्धि के लिए एक प्रवृत्ति आनुवंशिक है, लेकिन उत्तेजक शैक्षिक अवसरों पर्यावरण की कमी के कारण वह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता है। मे भी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि बच्चे की उच्च बुद्धि यानी उसका आईक्यू लेवल जो है हो सकता है आनुवंशिकता के प्रभाव के कारण ज्यादा है ना, लेकिन उत्तेजक शैक्षिक अवसर जो है ना मिल पाने के कारण उसकी कहीं ना कहीं पे कमी रह गई, यानी क्षमता में कमी रह गई है। यहाँ पे एकदम सही बात बोली गई। दोनों को इन्होंने बराबर बराबर योगदान दिया हुआ है। इन्होंने आनुवंशिकता को भी बराबर योगदान दिया और पर्यावरण को भी योगदान दिया कि आनुवंशिकता के कारण हो सकता है बच्चे का आईक्यू लेवल ज्यादा हो, लेकिन उसको अवसर ना मिल पाने के कारण हो सकता है उसकी क्षमता का विकास ना हो पाया हो, है ना? तो मे भी अच्छा ऑप्शन है। देखते हैं 2 में क्या लिखा। पर्यावरण की स्थितियों की परवाह किए हुए दो, पर्यावरण को छोड़ दिया, परवाह क्यों नहीं करनी, दोनों को बराबर योगदान दे। टैग वर्ड्स है यार, है ना? इनकी प्रैक्टिस करके जाओ, आसानी से अच्छा खासा स्कोर लाओगे आप। देखो थर्ड में क्या लिखा, एक अच्छे वातावरण से पले बड़े बच्चे में आनुवंशिक प्रवृत्ति के बिना भी, अब यहाँ पे आनुवंशिक प्रवृत्ति को बिना कह दिया है ना, तो यहाँ पे हेरिडिटी को इन्होंने महत्व नहीं दिया। ये बात गलत हो गई। मैंने बोला ना दोनों को बराबर योगदान दो। फोर्थ में लिखा हुआ है कि आनुवंशिकता एक व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित करती है, यानी आप अपने माता पिता से आपको विरासत में क्या चीजें मिली हुई है वो आपके फ्यूचर को तय करता है, वो आपके भविष्य को निर्धारित करता है कि आपके पापा जो है पुलिस इंस्पेक्टर हैं या आईएएस हैं, तो आप भी फ्यूचर में जाके आईएएस बनोगे। ऐसा है कुछ? भाई ये बातें एकदम गलत हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी तरीके से आनुवंशिकता, आप ऐसे फैमिली में पैदा हुए जहां पे कि माँ बाप कलेक्टर हैं तो आप भी कलेक्टर बन जाओगे, ये बात गलत है बिल्कुल। ठीक है,
जो कि पर्यावरण का अर्कों का विकास पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। एकदम गलत बात बोल दी गई यहाँ पे, आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। दोनों को बराबर योगदान दो। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, जहां पे पर्यावरण और एनवायरमेंट को पर्यावरण और आनुवंशिकी को बराबर बराबर योगदान दिया गया है। चलिए, होपफुली आपको 13 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, 13 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे 110%। फिलहाल के लिए जहां पर भी आपको दिक्कत आई हो आप मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि कहां पे दिक्कत आई, और जो भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो उस क्वेश्चन को लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को प्लान कर लूंगा 110%। चलिए, मिलते फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना। ये कोई कहने की तो बात है नहीं, फिलहाल की अगर सेशन अच्छा लगा हो तो फिर आप कर दीजिएगा, है ना। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे तब भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप डेमो चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो भी आप मुझे कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग डेमो भी प्लान कर देंगे 110%। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।